हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों हम लोग पढ़े थे क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेशता क्षेत्र। उसी का दोस्तों आज लेके आए हैं पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर कर लिया। दोस्तों अगर आप लोग नहीं देखे प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा उसको जाके देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें क्योंकि ये वीडियो तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा या फिर प्लेलिस्ट पे। तो दोस्तों हम लोग ये रिवीजन क्लास यानी कि क्रैश कोर्स स्टार्ट किए जिसका आज ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग सभी चीजों को पढ़ते हैं, एक भी टॉपिक को आपका नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ते हैं, बस जल्दी जल्दी में आपका सभी चीजों को कवर करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था पार्ट 1 में, ताकि आपको चैप्टर जो है ज्यादा समझ में आएगा पार्ट 2। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत आवेश क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों 2 प्रकार होते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ा था। फिर कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में फिर हम लोगों ने पढ़ा था। फिर दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि बिना छुए कैसे चार्ज करें, कैसे कैसे बिना छुए चार्ज करें, फिगर के साथ मैंने आपको समझाया भी था। फिर दोस्तों वैद्युत आवेश के मूल गुण के बारे में बताया था, 3 मूल गुण होते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था आवेश संरक्षण के बारे में। फिर विद्युत क्षेत्र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 5 मार्क्स का इसको पूछ लिया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन इससे रहेगा ही। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया था, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कैसे ड्राइव होता है, फॉर्मूला, उसका डायमेंशन वगैरह सब कुछ बताया था। फिर दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर उसका जो नेचर होता है यानी कि प्रकृति होता है, प्रॉपर्टीज होता है, उसको भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आज के जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट बीबीआई टॉपिक है, वो है दोस्तों कूलम्ब का नियम। इसको मैंने पहले भी पढ़ा रखा, लेकिन दोस्तों उसमें थोड़ा ज्यादा लेंथी हो गया था, तो मैं आज ट्राई करूंगा शॉर्ट में आपको बताने का। ठीक है, तो कूलम्ब का लॉ पढ़ेंगे, इसमें 5 मार्क्स आपका रखा हुआ, पूछता ही हर बार। अगर 5 मार्क्स का नहीं पूछा दोस्तों तो 2 मार्क्स तो 100% इस टॉपिक से पूछेगा ही। फिर दोस्तों कूलम्ब लॉ के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आज की इस वीडियो में। फिर दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे चार्ज करने का जो सिस्टम है, यानी कि जो विद्युत आवेश का जो वितरण का सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि रैखिक चार्ज लाइन में कैसे करते हैं, किसी आकार में कैसे करते हैं, किसी वॉल्यूम में कैसे करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है, तो ये पढ़ने वाले आज की वीडियो में। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है काफी धमाल होने वाला है। मैं आपको डायमेंशन निकालने के लिए भी सिखाऊंगा, डायमेंशन कैसे निकाला जाता है वो आज ही आप सीख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम यानी कि बहुत बीबीआई है। इसको निकालने से पहले दोस्तों आपको एक पॉइंट लेना होगा। सबसे पहले हम लोग 2 बिंदु आवेश लेते हैं, एक होता है Q1 और एक Q2, यानी कि 2 चार्ज ले लिए। एक चार्ज का नाम है Q1 और दूसरा चार्ज का नाम क्या है, Q2। और इन दोनों आवेशों के यानी कि दोनों चार्ज के बीच का दूरी को हम लोग लिए R। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको चित्र बना देता हूं, एकदम ध्यान से आप लोग देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका R, इन दोनों के बीच का दूरी हो गया R, एक चार्ज हो गया Q1, एक चार्ज हो गया Q2। ठीक है, अब देखिए कूलम्ब लॉ क्या कहता है। कूलम्ब लॉ कहता है कि ये जो दोनों चार्ज है, ये दोनों जो चार्ज है, तो इसके बीच कोई ना कोई बल लगता है। अब आप लोग पूछेंगे कि कौन कौन बल लगता है, तो बिल्कुल यहां पर आप ध्यान से देखेंगे। मैं कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूं, अब मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। तो देखिए इसके अंदर कौन सा बल होता है। सबसे पहले यहां पर कौन चार्ज होगा, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। और यहां पर भी कौन सा चार्ज होगा, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो ये दोनों में से कोई चार्ज होगा। अब अगर इधर का प्लस ले लेंगे तो इधर क्या होगा, प्लस होगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि विकर्षण करेगा, एक दूसरे को धकेलेगा। प्लस इधर भी रहेगा, प्लस इधर भी रहेगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा, धकेलेगा। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। वहीं पे अगर माइनस माइनस एक दूसरे को अगर धकेले, माइनस माइनस अगर दोनों जगह रहेगा तो ये क्या करेगा, ये भी एक दूसरे को धकेलेगा, क्योंकि सेम चीज जो रहता है वो एक दूसरे को धकेलता है, विकर्षण करता है, रिपल्सन करता है। वहीं पे अगर हम प्लस और माइनस का बात करें, तो अगर प्लस और माइनस का बात करेंगे तो एक दूसरे को खींचेगा। तो टोटल 3 प्रकार का फोर्स बोल सकते हैं, फिर 2 प्रकार का, एक धकेलने वाला रिपल्शन और एक अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसी बल को, यही जो बीच में बल लगा, यही जो फोर्स लगा, यही फोर्स जो है ये दोनों चार्ज के गुना के बराबर होगा, समानुपाती होगा। फिर ये जो R दूरी है, R की व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि R स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया, 1/R। अभी आपको समझ में आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो F जो है कुछ इस प्रकार होगा, यानी कि दोनों के बीच जो बल लगेगा वो Q1 Q2 के समानुपाती होगा। और R स्क्वायर यानी कि इन दोनों के बीच का जो दूरी है उसका स्क्वायर, उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। बस इसी चीज को हम लोग कूलम्ब लॉ कहते हैं। अब आप डेफिनेशन देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा। देखिए 2 बिंदु आवेशों के बीच का जो बल लगेगा, बल कौन कौन सा लगेगा, तो मैंने आपको बताया, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा यानी कि आकर्षण, या फिर रिपल्सन यानी कि विकर्षण। यही दोनों लग सकता है। ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस चार्ज रहेगा तो विकर्षण, और प्लस और माइनस रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी कि एक ये आवेश और एक ये आवेश, इन दोनों के गुणनफल का क्या होगा, समानुपाती होगा, जैसे कि मैंने आपको यहां पर दिखाया। और दूसरा चीज क्या लिखा है, 2 आवेशों के बीच का जो दूरी है, यानी कि R, उसका वर्ग के, यहां पर वर्ग छूट गया। ठीक है, वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पर वर्ग है यानी कि आर स्क्वायर या आर का वर्ग है और इसी का क्या व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/1 में लिखा हुआ, बस यही कूलम्स लॉ है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है Q1 गुना Q2 का, और F यानी कि बल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² का, बस यही फॉर्मूला है। अब आगे देखिए, जब हम इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों सूत्रों को जब हम लोग मिला देंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब चीजें आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ में आ गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज आपको मुझे लगता है 100% समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, पहले इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इन दोनों को कैसे मिलाया जाए। देखिए सबसे पहले पॉइंट आपका यहाँ पर दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था दोस्तों, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 गुना Q2 का, और F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 यानी कि 1/, इनवर्सली हमेशा 1 बाटा लिखते हैं, 1 बाटा लिखते हैं, ठीक है, 1 स्क्वायर का। जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा 1, उसके बाद Q1 गुना Q2, ठीक है, गुना 1/r², क्योंकि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 गुना Q2 का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और 1/r² का इनवर्सली है तो 1/r² का इनवर्सली हो गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का लिखेंगे। अब क्या हम लोग इसी को इस प्रकार लिख सकते हैं, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 गुना Q2 अपॉन r², क्या इस प्रकार लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप यही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि F जो है वो Q1 गुना Q2 अपॉन r² यानी कि कुछ इस प्रकार यहाँ पर फॉर्म ले लिया है, ठीक है, ऊपर वाला देखेंगे तो। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग एक चीज जानते हैं, आप लोग जरूर देखे होंगे, कभी भी अगर आप इस साइन को हटाएंगे यानी कि समानुपाती का साइन को, ये प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर बराबर देंगे उसकी जगह एक कांस्टेंट देना पड़ेगा जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, बाकी जो आपका जो था उसको सेम टू सेम वैसे ही उतार देंगे। देख लीजिए यहाँ पर ये क्या क्या आ गया, ये समानुपाती को हटाए ना, इसलिए यहाँ पर K आ गया, और K जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, K जो है वो कांस्टेंट है। और K का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, K का वैल्यू जो होता है, मान जो होता है वो होता है 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0, ये हो गया आपका K का मान। तो ये हो गया K का कांस्टेंट, और Q1 Q2 अपॉन r² दिया हुआ है। तो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, जब यहाँ पर समानुपाती को हटाया गया तो यहाँ पर K आ गया गुना Q1 Q2 अपॉन r², ये चीज यहाँ पर दिया हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया वही चीज आपका जो है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ रही है। अब आगे देखिए, K का मान अब हम लोग रखेंगे। K का मान आपको बता दिए क्या है, कांस्टेंट है, और इसका मान कितना होता है 1/4πε0। अब जब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, F बराबर, यहाँ पर F बराबर लिख दिए। अब K की जगह अगर 1/4πε0 रखेंगे, 1/4πε0 गुना Q1 Q2 अपॉन r², तो क्या इस प्रकार कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। K की जगह आपका क्या हो गया, 1/4πε0 हो गया, बाकी Q1 Q2 अपॉन r² वो तो ही है, तो वही चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। ये आपको पूरा डेरिवेशन इसी तरीके से करना होगा, तभी जो है आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेगा। और ये बहुत ईजी है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार हम लोग कहां तक आ गए, F जो है बराबर होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², यही जो है दोस्तों वो है कूलम्स लॉ। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ को चाहे तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप 1/4πε0 को लिख देंगे तो और अच्छी बात है। तो ये आपका हो गया कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ प्रूफ, जो भी आपको लिखना है तो कूलम्स लॉ आपका हो गया। अब यहाँ पर एक चीज के बारे में बात करते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट, इसको कैसे पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए एप्सिलॉन नॉट, तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यम। ये जो एप्सिलॉन है वो क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है, जो कि निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो निर्वात में विद्युतशीलता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और इसी से प्रकट करते हैं, ठीक है, इसी से सूचित करते हैं। और यह एक सार्वत्रिक नियतांक है, इसका मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12, 8.85 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर। क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जो है इसका डिनोशन है, ये इसका यूनिट है, और ये आपका मान है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान आपको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया आपका, ठीक है। अब देखिए कूलम के नियम की सीमाएं, ये चीज आपको कूलम्स लॉ समझ में आ गया, पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया, कूलम्स लॉ रियल में कौन है, यही है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहाँ पर देखिए आप कूलम्स के कूलम का लॉ का जो है लिमिटेशन क्या क्या है, वो कहां पर मान्य होता है। तो सबसे पहला है, कूलम का नियम जो है केवल दो बिंदु आवेशों के बीच ही मान्य होता है। दो बिंदु आवेश का मतलब क्या हुआ, सिर्फ दो ही चार्ज के लिए, सिर्फ दो ही चार्ज के लिए कूलम्स लॉ जो है वैलिड है। कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। दूसरा पॉइंट है आपका, कूलम का नियम तभी मान्य होता है जब बिंदु आवेश विराम अवस्था में होता है। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो कूलम आवेश का जो ये है वो तभी मान्य होगा, कब मान्य होगा, जब दोनों रेस्ट पे रहे। तो कूलम का नियम तभी मान्य होता है जब बिंदु आवेश जो है वो क्या रहे, विराम अवस्था में, यानी कि रुका हुआ रहे, ठीक है, रेस्ट रहे, तभी मतलब कि जो है ये
कूलम का नियम लग सकता है, ठीक है, वैलिड हो सकता है, यानी कि मान्य हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे तो कूलम का नियम तब मान्य होता है जब दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी अगर 10⁻⁻15 से कम ना हो तब, ठीक है। तो ये वीवीआई टॉपिक है, पूछा भी गया है। तो यहाँ पर पूछा है कि कूलम का नियम तभी वैलिड है जब दो बिंदु आवेशों के बीच का दूरी अगर 10⁻⁻15 से कम ना हो, तभी ये जो है मान्य होगा, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ गई। सबसे पहले क्या है, सिर्फ दो चार्ज के लिए, दूसरा क्या, विराम अवस्था में होना चाहिए, एक रुका हुआ होना चाहिए चार्ज को, और तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, तीसरा पॉइंट यही है कि कूलम का नियम तभी मान्य होगा जब बिंदु आवेशों के बीच का दूरी जो है 10⁻⁻15 सेंटीमीटर से कम ना हो, ठीक है, तभी। अब देखिए कूलम के नियम के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ, तो इसको समझ लेते हैं, फिर आपका जो कूलम्स लॉ टॉपिक खत्म। यह प्रकृति में रूढ़िवादी होती है, यानी कि कंजर्वेटिव होती है। मैं बार बार बता रहा हूं, आप इंग्लिश हिंदी मिक्सचर लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम के बच्चे, बाकी इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उसको ज्यादातर इंग्लिश में ही फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कूलम के नियम क्या हो गया, ये प्रकृति में रूढ़िवादी होता है। दूसरा है ये मध्यम निर्भर बल है, यानी कि ये जो है माध्यम यानी कि डिपेंडेंट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट होता है। सबसे पहले तो कंजर्वेटिव होता है, उसके बाद दूसरा क्या है, ये डिपेंडेंट होता है। तीसरा क्या है, यह विद्युत बल को सुपरपोजिशन के सिद्धांत का पालन करता है। तो सुपरपोजिशन कोई है सिद्धांत जिसको पालन करता है, कौन पालन करता है, ये विद्युत फ्लक्स, ठीक है, ठीक है। यह विद्युत बल के सुपरपोजिशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इट ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको समझ में आ गया कूलम के नियम का, ये कूलम के नियम का सीमाएं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी कूलम्स लॉ आप लिख देंगे, आपको 100% 5 मार्क्स मिल जाएगा। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आपका गॉस लॉ बनेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको समझना है। किसी सतह से लंबवत दिशा में पास होने वाली कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही उस सतह का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि कोई भी सतह, जैसे ये क्या हो गया, ऊपर वाला भाग क्या हो गया, सतह हो गया, ठीक है। कोई ये रेक्टेंगल है तो इसका ऊपर वाला भाग क्या हो गया, सतह हो गया। जिसमें आप लिख रहे हैं तो उसका जो ऊपर वाला भाग क्या हो गया, सतह हो गया। तो यही बोला कि किसी सतह से अगर हम लोग लंबवत दिशा में यानी कि सीधा ऊपर की दिशा में 90 डिग्री में होने वाले कुल अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही उस सतह का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, तो इसे मतलब कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र का उस सतह का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसे हम लोग फाई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, फाई से सूचित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार का बना हुआ और उसके ऊपर से जो है आपका लंबवत दिशा जा रहा है, पास होने वाली लंबवत दिशा, ठीक है। अब देखिए विद्युत फ्लक्स के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। सबसे पहले तो विद्युत फ्लक्स आपको समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट है विद्युत फ्लक्स के प्रकार, दो प्रकार होता है, एक होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अब धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इस चीज को समझ लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है सभी चीज। मैं जितना भी बता रहा हूं दोस्तों करेक्ट कोर्स है और आपका एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं जा रहा है, और जितना बता रहा है सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पूरा वीडियो को नहीं देखते। देखिए लोग ऐसे भी हैं जो कि 7 घंटा 8 घंटा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ और उनमें व्यू 20 लाख 30 लाख करके है। तो क्या मतलब उसको वो देखा होगा तभी तो 20 लाख आया है। देखिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा दोस्तों। जो एग्जाम है वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ऐसा नहीं कि आप हवालारों में सिर्फ ऑब्जेक्टिव बना के सब्जेक्टिव बना के ऑब्जेक्टिव बना के सिर्फ आप मार्क्स नहीं ला पाएंगे। आपको थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है कोई भी चीज करने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको डायमेंशन निकालने के लिए सिखाऊंगा, वो टॉपिक बहुत लेंदी टॉपिक है डायमेंशन निकालने के लिए। तो कम से कम आपको कुछ ना कुछ मतलब वीडियो देखिएगा तभी तो आपको समझ में आएगा। अभी यानी कि बीच में वीडियो छोड़ नहीं देना है, ठीक है। देखिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए है पूरा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ अपना ही बात बता रहा हूं वहां पर, ठीक है। देखिए तो विद्युत फ्लक्स जो है दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक मतलब भाई पॉजिटिव होगा, ऋणात्मक मतलब निगेटिव होगा। अब आगे देखिए सब कुछ आपको समझ में आएगा। धनात्मक विद्युत फ्लक्स, धनात्मक विद्युत फ्लक्स में विद्युत बल रेखाएं जो है वो अपसरित होती है, अर्थात किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही होती है, तब उस स्थिति में विद्युत फ्लक्स की धनात्मक होती है। अब यहाँ पर अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएं तो देखिए बाहर सबसे पहली वर्ड क्या लिखा हुआ, किसी सतह से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की ओर जा रही होती है, मतलब कि बाहर। जैसे कि अगर हम लोग सूर्य को लेंगे, सन को लेंगे, SUN सन को लेंगे, तो इससे क्या होगा, रोशनी बाहर जाती है। तो बाहर जाने का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार का फैला। तो इसी को तो हिंदी में कहते हैं अपसारित, फैलना। बिल्कुल फैलना मतलब क्या हो गया, FAILNA फैलना जो भी है। तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स में विद्युत बल रेखाएं जो है वो अपसारित होती है, यानी कि फैली हुई होती है, फैलते हुए प्रतीत होती है। किसमें, धनात्मक विद्युत फ्लक्स में, ठीक है। इसलिए उसका मीनिंग भी निकाल दिया है कि सतह से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर जा रही होती है, मतलब बाहर की ओर फैल रही होती है। उस स्थिति में उसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक विद्युत फ्लक्स। क्या बोलेंगे, धनात्मक विद्युत फ्लक्स। क्योंकि प्लस जो चार्ज होता है वो एक प्रकार का धकेलता ही है, तो वो माइनस जो है वो दूर। बहुत सारी बात है इसमें, लेकिन अंदर में नहीं जाएंगे, उतना आपका अंदर में टॉपिक नहीं है। अब ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स को देखते हैं। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स में विद्युत बल रेखाएं जो है वो अभिसारित होती है। अभिसारित का मतलब क्या हुआ,
जैसे कि आप सन का अगर रोशनी को देखेंगे 10 क्लास में आप लोग जरूर पढ़े हैं, सूर्य का जो रोशनी है वो समांतर होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग कोई दूरबीन को लगा देंगे, कोई अगर दूरबीन को लगा देंगे तो ये जो है लाइट जो है एक जगह मुड़ जाता है, केंद्र पर आ जाता है, एक पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार का क्या होगा, अभिसारित, यानी कि जो फैली हुई चीज थी उसको एक जगह मुड़ के लेके आ गया, एक जगह सिकुड़ दिया, ठीक है। तो ऋणात्मक विद्युत बल फ्लक्स में ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स में विद्युत बल रेखाएं जो है वो अभिसारित होती है, यानी कि एक जगह प्रतीत होती है, एक केंद्र पर प्रतीत होती है। अर्थात इस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं जो है वो अंदर की ओर जा रही होती है। अंदर की ओर मतलब यहाँ पर देखिए अंदर की ओर, ठीक है। यह एक अदिश राशि होती है। किसके बारे में बताया जा रहा है, ये अभी विद्युत फ्लक्स के बारे में बोल रहे हैं। तो विद्युत फ्लक्स जो है वो अदिश राशि होता है। क्या होता है दोस्तों, अदिश राशि होता है। देखिए यहाँ पर विद्युत फ्लक्स, हाँ यहाँ पर यह एक अदिश राशि होती है, अर्थात इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की नहीं बल्कि सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। तो आपको समझ में आ गया, जिसके पास डायरेक्शन होगा तो उसको दिशा की वगैरह की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई डायरेक्शन कोई दिशा है नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ क्या परिणाम यानी कि वैल्यू का, ठीक है। अब आगे देखिए इसका फॉर्मूला देख लिए, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। जैसे आप लोग को पता है विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, ई ए कॉस थीटा। ई यहाँ पर क्या है, तो ई दोस्तों वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, और ए जो है वो आपका है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हो गया आपका क्या, एरिया। और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो ये F अपॉन Q को आपको याद रखना है, क्योंकि डायमेंशन निकालने के लिए ये आपको काम देगा F अपॉन Q, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो फॉर्मूला देख सकते हैं 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं देखे हैं प्लीज देख लीजिएगा इसके बाद। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। फाई का क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। थीटा जो है वो ई और ए के बीच का एंगल है। देखिए वैद्युत फ्लक्स का मान जो है वो तीव्रता ई एवं सदिश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स का मान जो है वो वैद्युत तीव्रता एवं सदिश क्षेत्रफल ए का जो है गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि फाई जो है वो ई और ए के क्या है, बराबर है। ई और ए मल्टीप्लाई हो गया, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए जो है वो एरिया है। फाई बराबर हो गया ई ए कॉस थीटा, क्योंकि जब आप लोग वेक्टर क्वांटिटी को हटाएंगे तो ई और ए के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा होता है। तो जहां पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहां पर थीटा जो है वो ई और ए इन दोनों के बीच का क्या है, कोण है, यानी कि एंगल है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ये चीज ठीक है। फाई बराबर, अब आगे देखिए फॉर्मूला ऐसा यूनिट वगैरह के इसके बारे में देखिए फिर उसके बाद डायमेंशन निकालेंगे। तो ऐसा यूनिट जो है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो होता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जैसे भी आपको पढ़ना, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये होता है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा होता है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डायमेंशन अब कैसे निकाला जाता है अभी हम लोग इसको सीखेंगे। तो आपको पहले ऐसा यूनिट पता होना चाहिए कोई भी डायमेंशन निकालने के लिए। पहले कोई भी डायमेंशन निकालने के पहले जिस चीज का डायमेंशन निकाले उसका फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों उसका जो है मतलब कि फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। और एक चीज आपको पता होना ये चाहिए, वो है फोर्स। फोर्स का जो है डायमेंशन आपको हमेशा याद रखना होगा, तब फिजिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा आप आराम से दे सकते हैं, अगर आपको फोर्स का जो है ये मालूम रहे। क्या मतलब कि डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन मतलब विमाएं। तो यहाँ पर देखिए विमाएं सूत्र, ठीक है। तो ऐसा यूनिट हम लोग समझ गए, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होता है। और डायमेंशन जो है उसका क्या होता है, तो उसी चीज को सबसे पहले निकालते हैं। आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। अभी मैं नया पेज ले रहा हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है सभी चीजों को ध्यान से देखना है एक तरफ से, ठीक है। देखिए डायमेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 3 से 4 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। और कोई भी डायमेंशन निकालने से पहले दोस्तों आपको ये 2-3 डायमेंशन जो है उसको आना चाहिए। जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग कुछ भी देंगे लेकिन फोर्स का फॉर्मूला आपको रियल वाला देना होगा, जो कि न्यूटन लॉ के द्वारा मतलब कि बताया गया, ठीक है। तो फोर्स का होता है mlt-2। क्या होता है फोर्स का, mlt-2। प्लीज इसको आपको ध्यान में रखना है। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है, जो विमाएं होता है, वो होता है m1l1t-2, ठीक है। इसको सिर्फ याद रखना है। अब अगर कोई भी चीज का निकालेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 चीज दिया हुआ है। ई ए फॉर्मूला जो है वो ई ए cos थीटा होता है, ठीक है। तो आपको एक ई का निकालना है और एक ए का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा चीज का निकालते हैं, यानी कि ए का। तो ए बराबर क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एल गुना एच। क्या होता है, एल गुना एच, एल गुना बी, आपको जो बोलना है। तो ये होता है एरिया का फॉर्मूला। अब एरिया का फॉर्मूला जो है वो क्या है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है। और लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं डायमेंशन में, विमाएं में एल से। ये हो गया एल, ये हो गया आपका एल। अब ये जो एल है ये बराबर हो जाएगा L2, ये हो जाएगा क्या, L2, ठीक है। और हम लोग जानते हैं डायमेंशन डिनोट करने का सही तरीका क्या है, तो MLT। तो M के यहाँ पर एक भी नहीं है तो 0 दे देंगे, L यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर L 2 दे देंगे, और T जो है वो 0 है तो M
जीरो टी जीरो और L2 यानी कि M0 L2 T0, ये आपका हुआ सही तरीका, जो कि ए का एरिया का हम लोग जो है यहाँ पर डायमेंशन निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना है ई का यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब ई का निकालने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले ई का फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको शुरू में यहाँ पर बताया, ई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/Q। F/Q मतलब ये आपका फोर्स हो गया, ये आपका चार्ज हो गया। तो देखिए F बराबर यानी कि E बराबर जब हम निकालेंगे तो E बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है F/Q होता है। तो F बराबर अभी हम लोगों को देखा है क्या होता है M1 L1 T-2, यानी कि F का फॉर्मूला क्या होता है M1 L1 T-2, ये हो गया F का फॉर्मूला। बट Q का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q बराबर होता है IT, और I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को जो है आप लोग I से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर A से भी, ठीक है। बाकी T को टाइम को T से। तो यहाँ पर देख लीजिए ये ML T-2 हो गया, ये IT हो गया। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, जो भी नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो वो माइनस में आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे में M कहीं नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर L जो है नीचे में कहीं है नहीं है, तो L क्या रह जाएगा, ये 1 ही रह जाएगा। अब ये I है, ऊपर में कुछ भी नहीं है, तो I ऊपर में क्या जाके हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक T बच गया और ऊपर में ऑलरेडी T-2 था, T-2 ऑलरेडी था, और एक यहाँ पर T बच गया, तो यहाँ पर T जो है ऊपर जाएगा, तो ये तो सबसे पहले माइनस में हो जाएगा, -1, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर आपको दिखाते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार हो गया M1 L1 I-1, और T जो है पहले का था तो वो T-2 हो गया, और एक T फिर से बाद में गया, वो हो गया आपका T-1। तो एक T-2 और एक T-1, तो टोटल कितना T-3 हो गया, तो टोटल 3T हो गया, ठीक है। जब 3T हो जाएगा तो उसके ऊपर में क्या हो जाएगा T-3। अब एक और नियम आपको यहाँ पर बताते हैं, आपको यहाँ पर समझना है। देखिए M1 हो गया, L1 हो गया, उसके बाद एक हो गया क्या T-3। अब T-3 कैसे हुआ ये भी हम आपको बताएंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत दीजिए। और एक हो गया I-1, ये क्या हो गया, ये आपका M दिया हुआ M1, ये L1, ये T-3, ये I-1, यहाँ पर ये 4 चीज दिया हुआ। अब आप लोग बोलेंगे सर T-3 जो है वो नीचे से जाके ऊपर में कैसे हो गया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये क्या था, T-3 था, और ये T-2 था, और ये आपका था T-1। अब ये दोनों कैसे हुआ दोस्तों, एक मेथड आप लोग जानते होंगे, कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई में रहे तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो ऊपर वाला पावर रहता है, जैसे कि एक एग्जांपल देंगे n गुना m फिर n m गुना n, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार होगा nm, फिर यहाँ पर हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मतलब क्या होगा, ये टी जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चीजों को यहाँ पर समझिए। देखिए बाहर में फिर से एक कुत्ता आ गया था, जो कि मैं अभी रात का 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कुत्ता आके बगल में जो भौंक रहा था, ठीक है। देखिए मैं एक न्यू पेज लेता हूँ और आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, जो कि आपको चीजें जो है और अच्छे से समझ में आए। देखिए एक रूल होता है, क्योंकि m पे पावर n देंगे गुना n पे पावर m देंगे, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, m जो है वो गुना n से मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, यानी कि m गुना n बराबर क्या हो जाएगा mn, ठीक है। और ये जो ऊपर में nm था ये क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, nm ये हो जाता है प्लस, ठीक है। कुछ इस प्रकार का नियम होता है। तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल वही चीज बता रहे हैं। यहाँ पर जो T-3 था वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि जो T-2 था, ठीक है, T-2 ये क्या हुआ, तो भाई ये -2 था, ये क्या था -2 था, और ये -1 था, ये दोनों जाकर के एक प्रकार का जुड़ गया, तो -2 प्लस -1 करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस हो गया 3, इसलिए इसको लिखेंगे T-3। अगर आपको ऐसे नहीं समझना है तो आप यहाँ पर सिंपल सा समझेंगे, भाई ये T-2 पहले से था, और एक यहाँ पर T है, ये ऊपर में जाके एक माइनस हो गया, तो माइनस माइनस जुड़ता है, तो एक T- और एक पहले से -T2 था, तो दोनों जाके हो गया -T3, ठीक है। ये निकल गया आपका ई का आपका क्या निकल गया, ई का दोस्तों निकल गया आपका, यानी कि F/Q था इसका टोटल, ठीक है, F/Q, तो इसका निकल गया M1, इसका क्या निकल गया M1 L1 I-1 T-3, ठीक है। तो T पहले लिखा जाता है, I को बाद में लिखा जाता है, तो ये निकल गया आपका E का, ये क्या निकल गया E का। थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। देखिए इसमें लेंदी थोड़ा टॉपिक है दोस्तों, डायमेंशन निकालने के लिए एक डायमेंशन आपको बताएंगे, आप पूरा निकाल लीजिएगा पूरा फिजिक्स का, इसलिए प्लीज आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है ए का निकाला, कोई भी फॉर्मूला पूछे तो सब एक एक करके निकालना है। ए का हम लोगों ने निकाला, ए का क्या निकला था, ए का निकला था आपका M0 L2 T0, ये निकला था आपका ए का, ठीक है। अब दूसरा हम लोग निकाले ई का, तो ई का क्या निकला, तो ई का फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं, ई बराबर होता है F/Q, ई बराबर क्या होता है F/Q, फोर्स बटा चार्ज, ठीक है। और एफ का हम लोग जानते हैं, एफ का आपको याद रखना है ML-T-2, ठीक है, ML-T-2, और Q क्या होता है IT, Q यानी कि चार्ज का क्या होता है IT। अब ये ML-T-2 पहले से है और यहाँ पर IT नीचे में है, तो भाई नीचे में M नहीं है तो M को हम M ही लिख देंगे, M1 हो जाएगा कुछ नहीं है तो, और L जो है नीचे में नहीं है तो L को भी हम लोग L ही लिख देंगे। अब यहाँ पर T-2 पहले से और एक नीचे में T है, ये भी जाके ऊपर में माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा T-3, और I जो है वो भी ऊपर में जाके माइनस हो जाएगा I-1, तो ये निकल गया आपका किसका E का, क्या निकल गया M1 L1 T-3
I-1 और एक M0L2T0 ये दिया हुआ था। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब ये दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे। क्यों कंबाइन करेंगे? क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है हम लोग जानते हैं EA था, EA, और यहाँ पर E का हम लोग निकाले हैं M1L1 T-3 I-1 और वहीं पे A का निकाले हैं M0L2T0। तो पहले एक बार लिख देते हैं फिर आपको समझ में आएगा। तो देखिए M1L1 T-3 I-1 ये निकल गया आपका E का, ठीक है, ये हो गया E का। अब दूसरा A का निकालते हैं तो A का कितना है M0L2T0, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 है, फिर से वही मल्टीप्लाई हो गया, m गुना m मल्टीप्लाई होगा, तो m गुना m जो मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका बन जाएगा m, वो क्या बन जाएगा m। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक L1 पहले से और यहाँ पर L2 है, तो L1 L2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो L ही रहेगा, बाकी एक L है और यहाँ पर 2 है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब यहाँ पर T-3 है और यहाँ पर 0 है, तो T गुना T करेंगे तो T ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर -3 और 0 है, तो -3 0 कितना भी जोड़ दीजिए वो -3 रहेगा। अब यहाँ पर I- है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो I- को सिंपल से उतार देंगे, ठीक है। तो M1L3 T-3 I-1 ये निकल गया आपका किसका, वैद्युत फलक का विमीय यानी कि डायमेंशन, ठीक है, विमाय यानी कि डायमेंशन। तो देख लीजिए, डायमेंशन मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। मुझे उम्मीद करता हूं डायमेंशन आपको पूर्ण रूप से निकालने के लिए आ गया होगा। बस आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, फोर्स का जो है हमेशा याद रखना। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का M1L1 T-2, बट वही फोर्स से पूरा चीज का आप निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं डेडिकेटेड वीडियो डायमेंशन निकालने का तो मैं 100% आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो ऐसा यूनिट आपको हो गया क्या, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो गया ऐसा यूनिट। डायमेंशन क्या हो गया दोस्तों, M1L3 T-3 I-1 जो कि मैंने आपको निकाल के बताया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो है अदिश राशि होती है। अदिश राशि मतलब इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, लेकिन ये क्या होता है, अदिश राशि, ठीक है। अब दो केस आप लोग देख लीजिए। थीटा अगर 0 डिग्री रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, EA cos थीटा फॉर्मूला होता है, EA cos थीटा ये फॉर्मूला होता है। अब cos थीटा की जगह 0 डिग्री दे देंगे तो इसका मान कितना हो जाता है, cos थीटा की जगह 0 डिग्री रखेंगे थीटा की जगह तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और EA गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, EA ही होगा। तो थीटा बराबर क्या निकल गया, सॉरी फाई बराबर क्या निकल गया, EA, ठीक है। और थीटा जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर होता है। अगर आपका थीटा 0 डिग्री रहे तो थीटा अगर 0 डिग्री रहेगा तो वो जो है परपेंडिकुलर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा सतह से, यानी कि कुछ इस प्रकार का बनाएगा 90 डिग्री में, ठीक है, कुछ इस प्रकार का परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर 0 डिग्री थीटा रहे तो, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे थीटा 90 डिग्री करके, तो थीटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री हो 0 हो जाता है। तो उस समय क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। जब 0 डिग्री एंगल हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका पैरेलल। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, पैरेलल है, ये 90 डिग्री नहीं है, ये आपका पैरेलल है, ठीक है। तो EA cos 90 डिग्री, 90 डिग्री का 0, तो फाई बराबर हो गया 0। और एरिया वेक्टर को हम लोग A से डिनोट करते हैं, और E जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, और एरिया वेक्टर A को, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज है, A का कैसे निकाले थे, तो R² ले लिए थे, और हम लोग जानते हैं R² बराबर होता है L गुना L, और L का होता है 2, तो M0, M कुछ नहीं है तो 0, T भी कुछ नहीं है तो 0, और L की जगह 2 है तो 2। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला बताया था, F/Q का फॉर्मूला होता है, F जो है वो mL/T-2 होता है, और Q का जो है IT होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो है डायमेंशन निकालने समझ में आ गई होगी दोस्तों। बहुत लेंथी टॉपिक बना, लेकिन आपको सब कुछ आना चाहिए। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर विद्युत आवेश का वितरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम लोग खत्म करने के बाद फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो शुरू करेंगे वो आपका करेंगे गॉस लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, गॉस लॉ। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको कवर कर लेते हैं, जो कि आज का ये टॉपिक है आपका रैखिक चार्ज वितरण के बारे में, ठीक है। देखिए विद्युत आवेश का वितरण जो है वो 3 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला रैखिक चार्ज वितरण, दूसरा सतह चार्ज वितरण, तीसरा आयतन चार्ज वितरण। रैखिक चार्ज का मतलब हो गया लाइन चार्ज, यानी कि लाइन आवेश, मतलब लाइन मतलब क्या, कोई लाइन में फैलाना, कोई चार्ज को लाइन में फैलाना, या फिर कोई रिंग ले लिए जो अंगूठे आप पहनते हैं उस रिंग में फैलाना, ये हो गया रैखिक चार्ज वितरण। दूसरा सतह चार्ज, सतह का मतलब सरफेस, जिस पे आप लिख रहे हैं, जो कॉपी है आपका वो क्या हो गया, सतह हो गया। जो टेबल है आपका वो हो गया सतह, तो उस पर फैलाना उसको कहते हैं सतह चार्ज। और एक होता है आयतन चार्ज, आयतन मतलब जिसमें आप पानी रखे हैं जो बोतल में, तो उस बोतल के अंदर पूरे को फैलाना उसको कहते हैं सतह, ठीक है। ये चीज है। आप अब आगे देखिए, एक एक करके सभी को जानते हैं। रैखिक चार्ज वितरण,
जब विद्युत आवेश को चालक की सीधी या वर्क रेखा पर, सीधी मतलब सीधा लाइन, या फिर कोई अंगूठी पर, वर्क रेखा मतलब अंगूठी पर वितरित किया जाता है, बांटा जाता है, फैलाया जाता है, तो विद्युत आवेश के वितरण की इस तरीके को हम लोग कहते हैं रैखिक आवेश वितरण। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, चार्ज को हम लोग लाइन पर भी फैलाए हैं और एक रिंग ले लिए वहां पर भी फैलाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे रैखिक चार्ज वितरण यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसका इंग्लिश है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं लेमडा से। किसके द्वारा निरूपित करते हैं? लेमडा से। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, किसे डिनोट करते हैं दोस्तों? लेमडा से। रैखिक चार्ज वितरण को लेमडा से, लीनियर को लेमडा से, लीनियर चार्ज को लेमडा से। प्लीज ये पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव में। अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सबसे पहले किसको फैलाया जा रहा है? चार्ज को। कौन से एरिया पर फैलाया जा रहा है? तो सिर्फ लंबाई को। तो लंबाई का क्या होता है? एल होता है। तो क्यू बटा एल जो है आपका फॉर्मूला हो गया। तो लेमडा से डिनोट करते हैं इसको, लीनियर चार्ज को, रैखिक समीकरण, मतलब कि यहाँ पर हिंदी दिया हुआ आपका, ध्यान से देख लेंगे, रैखिक चार्ज वितरण को, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्यू बटा एल, क्योंकि क्यू टोटल चार्ज है और एल क्षेत्र पर फैलाया गया, तो लेमडा बराबर क्यू बटा एल। अब डायमेंशन निकालेंगे, तो डायमेंशन निकालने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। क्यू बराबर क्या होता है? IT होता है, और नीचे में एल दिया हुआ, तो एल दिया हुआ तो क्या हो गया? L2, M हो गया 0, T भी हो गया 0, हर जगह लिखना जरूरी नहीं है। अब I पहले से दिया हुआ था, T भी पहले से दिया हुआ था, M 0 है वो तो कुछ नहीं, L भी 0, तो L जो है वो ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया दोस्तों? ये निकल गया आपका M0, ये L-2, सॉरी यहाँ पर L एक ही है ना, L एक ही है ना, यहाँ पर सिर्फ लेंथ एक ही है ना, तो L 1 होगा ना, तो L यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा L-1, और ऊपर में पहले से I था, T था, तो IT, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह लिखा हुआ है L-1 T1 A1, तो L-1 T1 A1, ये ऐसे करके लिखा हुआ, 1 यहाँ पर छोड़ दिए, तो इस तरीके से लिखा हुआ, और कुछ नहीं तो M जो है आपको देना है। तो ये आपको कुछ इस प्रकार का डायमेंशन निकालना है। स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि ये अदिश राशि होता है। रैखिक चार्ज वितरण जो है वो अदिश राशि होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, सतह चार्ज। सतह का मतलब अभी मैंने आपको बताया, किसी सतह पर जिसमें आप लिख रहे हैं, टेबल वगैरह, कुर्सी वगैरह, जिसका सतह होता है, ठीक है। तो देखिए, यदि विद्युत आवेश को चालक की सतह पर, सरफेस पर वितरित किया जाता है, बांटा जाता है, तो आवेश के इस वितरण की जो विधि है, इसको हम लोग कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण कहा जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लेंगे उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का सतह पर बांटा गया है, और स्फीयर को लेकर के कुछ इस प्रकार ऊपर में सतह में, अंदर में नहीं है, अभी बाहर में जो है कुछ इस प्रकार बांटा गया है। इसको हम लोग सिग्मा से करते हैं, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सतह चार्ज को हम लोग सिग्मा से, और लेमडा से हम लोग करते हैं लीनियर चार्ज को, यानी कि रैखिक चार्ज को। तो लीनियर चार्ज, रैखिक चार्ज को लेमडा, और सतह चार्ज को हम लोग करते हैं किससे? सिग्मा से। चीजें आपको समझ में आ रही है? इसका भी अगर आपको सूत्र देखना है, तो टोटल चार्ज कितना होता है दोस्तों? क्यू होता है। क्यू चार्ज को हम लोग फैलाए। अब यहाँ पर किसमें फैलाए? तो वहां पर सिर्फ लंबाई पर फैला रहे थे, यहाँ पर एरिया पर फैला रहे हैं। एरिया मतलब कि पूरे अभी सतह पर फैला रहे हैं, ठीक है। जिसमें सतह मतलब क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई, इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है, तो अभी हम लोग इस पर फैला रहे हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला निकल जाएगा Q, और यहाँ पर नीचे में हो गया ए बराबर हम L2 लिख सकते हैं, 2L लिख सकते हैं, तो Q बराबर हो गया IT, इसका डायमेंशन क्या हो गया? IT हो गया, और ये जो L2 है ऊपर में जाके -2 हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं L-2 TI लिख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखिए वही चीज तो है, और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो M0 आपको अपने से लगा देना है, ठीक है। और ये क्या होता है? अदिश राशि होता है। तो आपका दोनों अदिश राशि होता है, तीनों अदिश राशि होता है, ठीक है। तीनों आयतन चार्ज वितरण आप पढ़ते हैं। देखिए, यदि विद्युत आवेश को चालक के किसी आयतन पर, या फिर जो उसमें आप पानी पीते हैं, जो गोला होता है, जो स्फीयर होता है, जो फुटबॉल होता है, उस पर अगर फैलाया जाता है, वितरित किया जाता है, तो इस प्रकार के आवेश को हम लोग वितरण को आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। अब आप देखेंगे ये कुछ इस प्रकार का स्फीयर है। क्या है? स्फीयर है। इस पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो ये बाहर में नहीं है, ये पूरे अंदर बाहर हर जगह है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? रॉ से। प्लीज आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो हम लोग इसको डिनोट करते हैं, यानी कि रैखिक चार्ज को, लीनियर चार्ज को, तो लीनियर चार्ज को लेमडा, वहीं पे आपका सरफेस चार्ज को सिग्मा, ठीक है। और वहीं पे हम लोग तीसरा पॉइंट आयतन चार्ज को हम लोग करते हैं रॉ से, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग करते हैं रॉ से, तो इसको डिनोट करते हैं रॉ से। इसका भी सूत्र निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको ऊपर में चार्ज है तो भाई ये IT होगा ही, ये क्या होगा? IT होगा ही, और नीचे में आपका क्या है? सिर्फ एरिया है, तो वॉल्यूम है। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? A3, ठीक है। तो ये ऊपर में जाकर के A3 है ये आपका, ठीक है, मतलब सॉरी L3, वॉल्यूम का क्या होता है? L3, यानी कि L गुना L करेंगे तो आपका जो है वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम आपका जो निकल जाएगा, तो यहाँ पर L3 होता है। जब L3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L-3, यहाँ पर हो जाएगा T, यहाँ पर हो जाएगा I, तो L-3 T1 A1, ये कुछ इस प्रकार का वो आपका डायमेंशन, और ये भी जो है अदिश राशि होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई? बहुत अच्छे से समझ में आएंगे दोस्तों, मुझे जहां तक उम्मीद लगता है आपको। चलिए, तो दोस्तों आज हम लोग लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। देखिए, आपको ये घबराना नहीं है कि सर इतना लंबा वीडियो बनाते हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी टॉपिक थोड़ा लेंदी हो जाते हैं, मुझे भी नहीं पता होता, क्योंकि चीजें आपको बतानी होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा विद्युत इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर जो आपका गॉस लॉ शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं।
प्लीज अगर वीडियो आपको सच में अच्छी लगी होगी दोस्तों, मुझे तो 100% गारंटी आपको अच्छी लगी होगी, कंटेंट आपको इसी तरीके से मिलेगा, थोड़ा सा आराम से पढ़ाएंगे, आपको पूरा चीज पढ़ाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ दौड़ा के चले आएंगे, ठीक है। आप लोग क्या करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना है, सबको बताना, ठीक है, कि यहाँ पर ऐसे तैयारी होती है। चलिए फिर मिलेंगे ना में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और वीडियो छोड़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हुए जाइए।